नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आप सभी का जो हमारे सामने छात्र बैठे हुए हैं उनका भी, और जो हमारा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरी ये सिविल जज ADPO की क्लास है, ऑफलाइन क्लास है। उसी क्लास के दौरान पहले मैंने बच्चों को ये पूरा समझा दिया है और बच्चों की उपस्थिति में ही ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से बच्चों का रिवीजन भी हो रहा है एक। तो आज हमारा IPC 1860 का ये वीडियो क्रमांक हमारा है 35 है। और आज हम आपको बहुत ही सरल और सहज भाषा में IPC की धारा 305 से लेकर के 308 तक बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये प्रयास है कि कोई भी ऐसी अनावश्यक चीज़ें आपको ना बताई जाएं, केवल वही चीज़ें आपको बताई जाएं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो इसके उद्देश्य से मैं हमेशा पेपर देखता रहता हूँ, पुराने पेपर, और उन्हीं पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं या जो क्वेश्चन आने संभावित होते हैं उन्हीं के बारे में ये वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए हम चलते हैं। पहली धारा हमारी कौन सी है? आपकी धारा 305। कौन सी धारा है? 305। तो इसमें शिशु या उन्मत्त व्यक्ति आदि की आत्महत्या का दुष्प्रेरण का अपराध है। तो यदि अपराधी क्या करता है, किसी शिशु को, और शिशु की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो ये आपको याद रखना है कि धारा 305 में जो शिशु शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो किस आयु के व्यक्ति को शिशु माना गया है? तो 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को शिशु माना गया है। तो आपका क्वेश्चन एक तो यहाँ से बनता है, एक तो आपका सेक्शन से बनेगा कि किस सेक्शन में इस तरह के प्रावधान है, 305 में है। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है 18 वर्ष से कम आयु का शिशु, माने शिशु की आयु की जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो याद रखिए 18 वर्ष से कम। इसको हम कैसे याद रखेंगे? 5 और 3 को यदि हम जोड़ देते हैं, इसमें 5 और 3 दोनों अंक आ रहे हैं, तो क्या बनता है? 8 बनता है। तो इस तरह से हम शिशु को बनाने की ये याद रख सकते हैं कि शिशु की आयु में जो है वो तो दूसरा अंक है वो क्या है? आपका 8 है। तो इस तरह हम 18 याद रख सकते हैं। और आगे देखते हैं उन्मत्त व्यक्ति, इसमें कोई आयु की सीमा नहीं है। चित्र विकृत व्यक्ति, इसमें भी कोई आयु की सीमा नहीं है, किसी भी आयु का व्यक्ति हो सकता है। जड़ है आपका, माने कि ऐसा व्यक्ति जो कि बुद्धिहीन व्यक्ति है, उसका कोई बुद्धि नहीं है, उसी इस तरह के व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? जड़ व्यक्ति बोलते हैं। ये जन्म से भी हो सकते हैं। या आपका जो है मत्त व्यक्ति है। तो मत्त व्यक्ति भी, चाहे उसने अपना जिस चीज़ से उसको नशा हुआ है वो व्यक्ति, चाहे उसने स्वेच्छा से ली हो या उसको ज़बरदस्ती दी गई हो, इस बात का इस धारा में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हम और देखते हैं कि अगर इस तरह के व्यक्तियों ने, इन व्यक्तियों ने क्या कर ली है? आत्महत्या कर ली है। तो यहाँ पे आत्महत्या किया जाना आवश्यक है। जनरली जब हमने दुष्प्रेरण हम पढ़ रहे थे तो दुष्प्रेरण में ये स्पष्ट प्रावधान था कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाना आवश्यक नहीं है। तो वो कॉन्सेप्ट वहाँ के लिए था, लेकिन यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे जो है अगर हमने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के दोषी होंगे हम, तो हमने उस व्यक्ति ने जो है आत्महत्या जरूर की हो। यदि उस व्यक्ति ने आत्महत्या नहीं की है तो फिर हमारा धारा 305 का अपराध सृजित नहीं होगा, ये अपराध नहीं बनेगा। और अब हम बात करते हैं कि अगर कोई आत्महत्या के लिए जो क्या करता है, आत्महत्या कर ली गई है इनके द्वारा, और किसी व्यक्ति ने, अपराधी ने जिसको आत्महत्या करने के लिए क्या किया है? दुष्प्रेरित किया है। अब हम यहाँ बात करते हैं सज़ा की, है ना, कि पनिशमेंट क्या होगा। तो पनिशमेंट इसमें कठोर पनिशमेंट है। पहला पनिशमेंट तो आपका जो है मृत्युदंड है, या वैकल्पिक रूप में आपका जो है वो आजीवन कारावास भी है, या 10 वर्ष तक का कारावास भी है। और ऐसा कारावास जो है वो दोनों प्रकार का हो सकता है, सादा और कठोर हो सकता है, और साथ में जुर्माना भी है, लिखा हुआ है, और जुर्माना। तो इतना ही इसके फैक्ट बनते हैं। धारा याद रखना है आपको। दूसरा, यहाँ शिशु की आयु कितनी है? 18 वर्ष से कम है, ये याद रखना है। इन नीचे जो व्यक्ति दिए गए हैं इनके लिए कोई भी आयु नहीं है। ये खास तरह के एक विशेष पर्सनल व्यक्ति हैं जो कि किसी विशेष समस्या से जो है वो ग्रस्त हैं। फिर हम आगे चलते हैं धारा 306। तो 306 आपके एग्जाम में कई ये धारा पूछी गई है कि आत्महत्या का दुष्प्रेरण जो है वो किस धारा में है। तो यदि हम किसी समान स्वस्थ व्यक्ति को, है ना, और उसको, उस व्यक्ति ने अगर आत्महत्या कर ली है और ये दर्शित होता है कि अपराधी ने क्या किया है, उसको आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया है,
तो उसकी सज़ा क्या होगी, तो इस पर हम सज़ा देखते हैं कि जो इसकी अंतिम सज़ा है, जो धारा 305 का जो अंतिम सज़ा 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, तो उसकी सज़ा यही है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि धारा 305 का जो अंतिम वैकल्पिक धारा है, वैकल्पिक दंड है, वही जो है धारा 306 का भी दंड है। चलिए अब हम चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये क्वेश्चन धारा है आपकी 307। 307 को कई स्थानों पर जो है वो हाफ मर्डर की भी संज्ञा दी जाती है। हाफ मर्डर भी, हत्या के प्रयत्न को हाफ मर्डर कहा जाता है। यूपी साइड तो बहुत कहा जाता है, इलाहाबाद साइड भी बहुत कहा जाता है, इसको हाफ मर्डर बोला जाता है। तो आज हम इस पे क्वेश्चन किस तरह बनते हैं, तो पहली बात तो ये धारा ही इम्पोर्टेंट है कि हत्या का प्रयत्न जो है किस धारा में दंडनीय है, तो कौन सी धारा है, 307। वेरी गुड, 307 में दंडनीय है। और यहाँ पे हम ये चीज़ बता दें कि हत्या में, असल में हत्या जो धारा 300 में है, खंड आ में है, आपका जो भाग 1 है उसमें है। तो इसमें क्या होता है कि अपराधी का पूरी तरह से या तो आशय होता है या उसको पूरी तरह से ज्ञान होता है कि उसके कार्य द्वारा जो है वो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, और वो उस व्यक्ति को मारने का पूरा प्रयास भी करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है वो अपने प्रयास में सफल नहीं होता है। तो यहाँ पे फिर अगर सफल नहीं होता है तो कौन सा अपराध बनता है, आपका हत्या का प्रयत्न बनता है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा दंड के बारे में देख लें। तो दंड में, इसमें जो दंड जो है वो 2 तरह का दंड है आपका। यदि उपहति ना हो, उपहति माने यदि हमने हत्या का प्रयास किया और सामने वाले व्यक्ति को हमने मारना चाहा, उसको यदि कोई उपहति या कोई चोट नहीं आई हो, तो इसके लिए सज़ा जो है वो कम है। वो क्या है, 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, माने यहाँ की सज़ा से मिल रहा है ये, है ना। तो इस तरह से अपन लोग अंडरकरेक्ट इनको कर वो जोड़ भी सकते हैं। इस तरह से जोड़ने से हमको जो है वो याद करने में सुविधा हो जाएगी। फिर दूसरी स्थिति देखते हैं कि यदि उपहति या चोट जो है वो हो जाती है, उन्हें हमने हत्या का प्रयत्न किया, हमने हत्या का प्रयास किया, हत्या तो नहीं हो पाई, लेकिन जिस व्यक्ति को हमने मारना चाहा उसको जो है वो चोटें आ गई कुछ, है ना, उसे कुछ घाव हो गए, तो ऐसी स्थिति में सज़ा क्या होगी, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि आजीवन कारावास, यहाँ पे एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया, आजीवन कारावास या पुराना दंड। वो दंड क्या है, 10 वर्ष तक का कारावास, कारावास दोनों तरह का हो सकता है, और जुर्माना। फिर यहाँ पे एक धारा और है, धारा 307 में एक खंड और है कि आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या का प्रयत्न। तो यदि हत्या का प्रयत्न ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, ऐसे अपराधी द्वारा किया जाता है जिसको पहले से जो है वो आजीवन कारावास की सज़ा मिल चुकी है, तो इसका विकल्प क्या होगा, इसका दंड क्या होगा, तो इसका दंड जो है वो आपका क्या होगा, मृत्युदंड होगा, है ना, या मृत्युदंड से दंडित किया जा सकेगा। माने यहाँ पे न्यायालय का विवेक है, लिखा है किया जा सकेगा, है ना, किया जा सकेगा। तो न्यायालय ऐसी स्थिति में यदि किसी सिद्ध दोष अपराधी द्वारा हत्या का प्रयत्न किया जाता है तो न्यायालय क्या कर सकता है, उसको मृत्युदंड भी दे सकता है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो धारा 307 में कुछ और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे धारा 307 में जो है वो जो मुख्य तथ्य है जिन बातों पर ध्यान दिया जाता है वो क्या है, आपका आशय और ज्ञान, माने अपराधी का आशय या ज्ञान। आशय मतलब उसका इंटेंशन है, सीधे सीधे इंटेंशन है सामने वाले व्यक्ति को मारना, या उसको इतना ज्ञान है कि वो जो काम कर रहा है उस व्यक्ति उससे जो है वो सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना है। तो यदि इस तरह की है और वो मृत्यु कार्य करने में सफल नहीं हो पाता है किसी अन्य कारण से, तो हत्या नहीं होगा क्योंकि सामने वाले की मृत्यु नहीं हुई है और सामने वाला व्यक्ति बच गया है। लेकिन यहाँ पे अपराधी जो है वो दोष मुक्त नहीं होगा क्योंकि अपराधी कार्य आपराधिक है और उसको क्या सज़ा मिलेगी, धारा 307 की जो सज़ा है वो उसको मिलेगी। तो हमारे यही कहने का मतलब है कि धारा 300 में जो है आशय या ज्ञान को महत्व दिया जाता है, कार्य का महत्व नहीं है कि आप कौन सा कार्य कर रहे हैं, है ना, वो महत्व नहीं है। यदि आपका इंटेंशन है या ज्ञान है और सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है तो यहाँ पे आपका जो है वो धारा 300 का अपराध बन जाएगा। फिर कई लोगों में ये भ्रम है कि 307 में जो है वो उपहति होना आवश्यक है, तो ये तो स्पष्ट ही है। अगर हम धारा 307 पढ़ते हैं तो उसमें उपहति ना हो शब्द भी लिखा हुआ है, तो 307 के लिए जो है वो उपहति होना आवश्यक नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति पर हमने गोली चलाई
और इत्तेफाक से क्या हुआ, हमारा निशाना चूक गया और जो गोली है वो उसके बगल से निकल गई। तो यहाँ पे देखा कि उसको कोई चोट नहीं आई सामने वाले व्यक्ति को, लेकिन यहाँ पे हत्या का प्रयत्न हो जाएगा क्योंकि हमारा इंटेंशन क्या था, सामने वाले व्यक्ति को मारना था। फिर हम और देखते हैं धारा 307 में 4 दृष्टांत दिए गए हैं, वो काफ़ी हद तक इस धारा को स्पष्ट कर देते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये दृष्टांत आपके जो है उपयोगी हैं, एग्ज़ाम में आते हैं। तो यद्यपि बहुत सारे दृष्टांत मैं नहीं बताता हूँ, बच्चों से बोल देता हूँ कि इस दृष्टांत को आप देख लेना, लेकिन कुछ दृष्टांत जो है वो धारा 307 को समझने में बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं चारों दृष्टांतों को आज बताने जा रहा हूँ। तो दृष्टांत आपका जो पहला नंबर दृष्टांत है, इसमें की इसकी कहानी क्या है, या का वध करने के लिए या का वध करने के लिए का या पर क्या चलता है, गोली चलाता है। और गोली ऐसी परिस्थिति में चलाई जाती है कि यदि गोली उसको लग जाती तो का की क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती। लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं कहेंगे, लेकिन भाग्यवश, सामने वाले व्यक्ति के भाग्यवश गोली उसको नहीं लगती है। तो यहाँ पे जो है वो का किस अपराध का दोषी होगा, तो का धारा 307 के अंतर्गत हत्या के प्रयत्न का दोषी होगा। फिर अगला दृष्टांत हम देखते हैं, दूसरा दृष्टांत है, खा नंबर दृष्टांत है, का एक कोमल वयस्क, एक कोमल कोई शिशु है जो एक प्रकार से असहाय है, उस शिशु क्या करता है, मृत्यु कारित करने के आशय से, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि उसका आशय जो है मृत्यु कारित करने के आशय से है ना, से एक निर्जन स्थान पर, है ना, एक निर्जन स्थान पर अनारक्षित, माने किसी की अवरक्षा में नहीं बल्कि एक अनारक्षित जो है उसको फेंके आता है या रखाता है। तो यदि शिशु की मृत्यु नहीं होती, भाई बहुत सारे कारण हैं, कोई व्यक्ति वहाँ से गुजरा, उसको शिशु की रोने की आवाज़ आई, उसने देखा कि शिशु पड़ा, उसने शिशु को जो है वो बचा लिया, अब रक्षा दे दी, तो ऐसे मामलों में शिशु की मृत्यु नहीं होती है। अगर यदि मृत्यु हो जाती है तब क्या हो जाएगा, तब तो आपका हत्या हो जाएगा। भाग्यवश जो है वो मृत्यु नहीं होती है। तो का ने क्या किया, हत्या करने का प्रयत्न किया, का ने क्या किया, हत्या करने का प्रयत्न किया। दृष्टांत आपकी एग्जाम में आया है। फिर अगला दृष्टांत हम गा नंबर दृष्टांत ले रहे हैं, आपका तीसरा दृष्टांत है आपका ये, का या की हत्या करने का आशय रखते हुए बंदूक खरीदता है और बंदूक में कारतूस भरता है। यहाँ तक का ने कोई अपराध नहीं किया है ना, क्योंकि अभी कोई प्रयत्न तक मामला नहीं आया। फिर क्या करता है, का अभी इसने यहाँ तक का ने अभी तक जो है वो कोई अपराध, हत्या के प्रयत्न का अपराध नहीं किया, लेकिन अब क्या करता है, का आगे बढ़ करके जो है वो बंदूक चला देता है, किस पर, या पर बंदूक चला जाता है। और यहाँ पे भाग्यवश जो है वो या का निशाना चूक जाता है, या किसी अन्य कारण से, या बंदूक का कारतूस खराब होने के कारण से जो है या की मृत्यु नहीं होती। तो यहाँ पे का ने तो अपनी पूरी तरह से प्रयास कर लिया था, तो यहाँ पे का क्या होगा, किस अपराध का दोषी होगा, हत्या के प्रयत्न का दोषी होगा, का हत्या के प्रयत्न का दोषी होगा। फिर दृष्टांत हम अगला देखते हैं, दृष्टांत नंबर घा है आपका ये। तो इसमें जो है वो का जो है वो या को प्लानिंग बनाता है कि या को जो है विष दे करके हमको मारना है। तो का या को विष देकर मारने के आशय से क्या करता है, दुकान में जा कर के विष माने जहर, पॉइजन खरीदता है। और यहाँ तक या ने कोई अपराध नहीं किया है ना, यहाँ तक या ने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन आगे चल कर के क्या करता है कि या जहाँ पे जिस मेज पर बैठकर खाना खाता है उसी मेज पर जो है वो खाना में विष मिला करके और उसकी मेज में रख देता है। तो यहाँ अपराध हो गया। या ऐसी स्थिति है कि का थोड़ा सा बड़ा धनी आदमी है, उसके यहाँ नौकर चाकर हैं, तो उसके नौकर को जो है वो या की मेज में रखने के लिए दे देता है। तो इत्तेफाक से या उस खाने को नहीं खाता है या खाता है, लेकिन विष का उसका इलाज हो जाने के कारण से जो है वो उसकी मृत्यु नहीं होती। तो यहाँ पे का ने कौन सा अपराध किया, का ने यहाँ पे हत्या का प्रयत्न अपराध किया। तो कहाँ तक अपराध नहीं हुआ ये आपको ध्यान रखना है। तो विष दुकान से खरीदना है ना, विष खाने में मिलाना, यहाँ तक कोई अपराध नहीं है, लेकिन उसकी मेज में रख देना या नौकरों को मेज में रखने के लिए सौंप देना, यहाँ पर जो है वो उसकी तरफ से पूरी कोशिश हो गई है ना, उसने मारने की पूरी व्यवस्था कर दी, कन्हैया ने जो है वो बचा लिया। तो ये आपका धारा 307 थी। और
यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, न्यायालय में काफ़ी क्वेश्चन उठाई है कि क्या कार का मृत्यु कारित करने के लिए सक्षम होना आवश्यक है। तो बिल्कुल आवश्यक नहीं है। कई निर्णयों में न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। एग्जाम के लिए हम ले लें कि हम जो है वो किसी व्यक्ति को मारने का आशय रखते हैं और आशय हमारा क्या है कि रिवाल्वर से गोली चला करके हमको उसको मारना है, और हम रिवाल्वर उठाते हैं और इस विश्वास में कि रिवाल्वर जो है वो भरी हुई है ना, लेकिन पता पड़ा कि हमारी गैर हाजिरी में किसी व्यक्ति ने उसकी गोलियां जो है वो निकाल दी थी। तो हम तो भरी हुई गोली मान करके और निशाना लगा करके और गोली चलाते हैं, लेकिन चूंकि गोली उसमें बंदूक में कारतूस ही नहीं थे इसलिए गोली नहीं चली। तो यहाँ पे भी हत्या का प्रयास होगा। फिर 308 की बात करते हैं तो 308 इम्पोर्टेंट है आपकी केवल इस दृष्टि से कि आपराधिक मानववध का प्रयत्न किस धारा में दंडनीय है। तो किस धारा में दंडनीय है? 308 में दंडनीय है। तो इसको आप ले बना लीजिए भाई, हत्या 307 और आपराधिक मानववध का प्रयत्न धारा 308। तो हत्या का प्रयत्न 307 में और आपराधिक मानववध का प्रयत्न जो है 308 में है। तो मेरी ये लॉ की सिविल जज ADPO की क्लास थी, आपको कैसी लगी? बड़े ही सहज और सरल भाषा में मैं ये बताने का प्रयास करता हूँ। और ये हमारी क्लास आप ऑफलाइन मतलब कि क्या कह सकते हैं कि आप ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं, माने सीधे आप बैठ करके हमसे पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और इसकी हमने फ़ीस वगैरह भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं रखी है। ये क्लास मैंने ख़ास तौर से जो LLB कर चुके हैं या ऐसे बच्चे जो LLB में एडमिशन लिए हैं, LLB कर रहे हैं, तो पहले से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो इसकी मैंने फ़ीस बहुत ही कम रखी है। अभी जो हमारी फ़िलहाल फ़ीस है वो आपकी 1000 रुपये पर मंथ फ़ीस है। तो उसको आप अच्छी आसानी से दे सकते हैं। तो यदि आप हमारे डेमो लेना चाहते हैं तो 200 रुपये रजिस्ट्रेशन के साथ हमारी 3-4 दिन क्लास आप इसको देख सकते हैं। यदि अच्छी लगे तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए, अगले क्लास हमारी, कल तो संडे है, कल हमारी क्लास नहीं होगी। अगली क्लास हमारी जो है वो मंडे को होगी और हमारी क्लास का टाइम जो है वो 3:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक रहता है। 2 घंटे क्लास लेता हूँ। उसमें एक कॉन्सेप्ट जो ख़ास तौर से सिविल जज, अभी मैं वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ जो सिविल जज और ADPO दोनों में आते हैं। तो मेरा सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है? आपका IPC चल रहा है। और यदि इन IPC की आप जो हमारी पुरानी क्लासों को देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में चले जाइए। तो प्ले लिस्ट में हमारी पूरी ये पार्ट बाई पार्ट आपकी क्लास उसमें अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए विदाई लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।